हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑन जेएस मिल। आज के इस वीडियो में हम लोग जेएस मिल के बारे में और आगे देखना शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो मुझे होप है कि आपको याद होगा। वहाँ पे हमने देखा था कि जेएस मिल वाज स्टूडेंट ऑफ जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम हु इज़ नोन एज फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। बट जेरेमी बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल है उसको काफ़ी हद तक रिफाइन किया है जेएस मिल ने। और यही कारण है कि जेरेमी बेंथम इज नोन एज प्रूव्ड यूटिलिटेरियन एंड जेएस मिल इज नोन एज रिफाइंड यूटिलिटेरियन। तो हम देखते हैं कैसे बेंथम की फिलॉसफी को मिल ने काफ़ी हद तक रिफाइन किया है। हमने लास्ट वीडियो में भी ये स्लाइड देखा था। मैंने आपको बताया था कि जेएस मिल ने काफ़ी यंग एज में ही तमाम फिलोसोफर्स को पढ़ लिया था। 12 साल की उम्र तक उन्होंने सारे जो एंशियन ग्रीक फिलोसोफर्स से उनको पढ़ लिया था। ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम आइडियलिस्ट थिंकर्स ऑफ एंशियन ग्रीक सोसाइटी लाइक प्लेटो एंड सोक्रेटस। फिर व्हेन ही वॉज ग्रोइंग अप तो ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड विथ यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी ऑफ जेरेमी बेंथम। और चूंकि जेरेमी बेंथम वाज फ्रेंड ऑफ जेएस मिल्स फादर जेम्स मिल, और इस कारण से जेएस मिल केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ जेरेमी बेंथम। तो दो एकदम अपोजिट आइडियाज, एक बात कर रहा आइडियलिज्म की, दूसरी बात कर रहा है मटेरियलिज्म की। एक बात कर रहा है एथिक्स की और मोरालिटी की, और दूसरी बात कर रहा है यूटिलिटेरियन आइडियाज की। तो दो अपोजिट आइडियाज को जेएस मिल ने पढ़ा, और यही कारण है कि जो जेएस मिल को इवैल्यूएट करने वाले थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि जेएस मिल की राइटिंग में कहीं कहीं पे इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती है, लॉजिकल गैप्स देखने को मिलते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज ए यूटिलिटेरियन, बट ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए यूटिलिटेरियन हु डिस्ट्रॉयज यूटिलिटेरियनिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि सपोर्टर ऑफ लिबर्टी, बट हिज क्रिटिक्स कॉल हिम प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, क्योंकि गैप्स हैं उनकी फिलॉसफी में कई सारी जगह पे थोड़े थोड़े। और गैप के पीछे का कारण है हिज एक्सट्रीम या वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज। जब आप बहुत सारे नॉलेज आपको हो जाते हैं, अलग अलग डायमेंशंस आप समझ जाते हैं, तो फिर आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं दे पाते, आपको एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट नहीं ले पाते। तो यही देखने को मिलता है जेएस मिल की थ्योरी में। डेमोक्रेसी के लिए भी जेएस मिल ने काफ़ी कुछ लिखा है। ही इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, येट ही इज कॉल्ड रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो जेएस मिल के थ्योरीज में कहीं कहीं पे जो गैप्स मिलते हैं उसके पीछे कारण एक ये बताया जाता है दैट ही स्टडीड वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फिलोसफी। ही हैड इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो एंड सोक्रेटस ऑन वन एंड एंड बेंथम ऑन द अदर एंड। एक कारण और भी बताया जाता है, वो ये कि जेएस मिल जिस दौर के थिंकर थे, जिस दौर में वो ही वाज राइजिंग, उस दौर में क्लासिकल लिबरलिज्म जिसकी शुरुआत कर दी थी जॉन लॉक ने, और जिसको आगे लेकर के गए एडम स्मिथ ने, और फिर कुछ हद तक जेरेमी बेंथम, वो क्लासिकल लिबरलिज्म वाज अंडर फायर, ह्यूज क्रिटिसिज्म, बिकॉज इट वाज लीडिंग टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर क्लास। अब क्लासिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट एक नया ट्रेंड राइज हो रहा था जिसको कहा जा रहा था साइंटिफिक सोशलिज्म, जिसको लेकर के आएंगे कार्ल मार्क्स। और दूसरे तरफ क्लासिकल लिबरलिज्म को अब थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे वो थिंकर्स जो लिबरल ट्रेंड को बिलोंग करते थे, बट वो पूरी तरीके से रेडिकल आइडियाज ऑफ सोशलिज्म को अडॉप्ट करने के बजाय लिबरलिज्म में ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे। इन तरीके के थिंकर्स को कहा गया है मॉडर्न लिबरल्स या पॉजिटिव लिबरल्स। और जेएस मिल जिस दौर के इंसान थे, वो दौर था जहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म was facing criticism, but modern liberalism was yet not developed. It was about to start. And it is said that J.S. Mill was standing at the crossroad. वो एक चौराहे पे खड़े थे जहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म खत्म हो रहा था और मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म, दोनों एक ही बात है, वो शुरू हो रही थी। और यही कारण है कि जेएस मिल की बातों में कभी कभी आपको क्लासिकल लिबरलिज्म की झलक दिखेगी, कभी कभी मॉडर्न लिबरलिज्म की झलक दिखेगी, और इस कारण से भी कहीं कहीं पे उनकी बातों में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि जेएस मिल इज कंसिडर्ड एज ए यूटिलिटेरियन हु डिस्ट्रॉयज यूटिलिटेरियनिज्म। तो बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म को वो लेकर के आगे बढ़ते हैं, बट अंत में उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं और अपनी नई यूटिलिटेरियनिज्म दे देते हैं। तो देखते हैं जेएस मिल की व्यू ऑन यूटिलिटेरियनिज्म।
जेएस मिल ने पहले बहुत सारे एसेज पब्लिश किए यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर। बाद में उन सारे एसेज को कंपाइल करके एक बुक लिख दी, 1861 में पब्लिश किया, जिसका नाम था यूटिलिटेरियनिज्म। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जब बेंथम के बारे में हम पढ़ रहे थे तो, कि बेंथम की जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है, इट वाज क्रिटिसाइज्ड एज पिग्स फिलॉसफी। उसके सबसे बड़े क्रिटिक हुए थॉमस कार्लाइल, और बाद में इवन जेएस मिल, हु वाज स्टूडेंट ऑफ बेंथम, आल्सो क्रिटिसाइज्ड बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म एज पिग्स फिलॉसफी। क्यों कहा जाता है पिग्स फिलॉसफी बेंथम की फिलॉसफी को ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? उसके पीछे का सरल कारण ये है कि बेंथम ने प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में कोई अंतर डिस्टिंग्विश नहीं किया। बेंथम के लिए ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली अलाइक, दे वेरी ओनली इन क्वांटिटी। इसी कारण से बेंथम का एक कोट काफी फेमस है उनके आइडियाज को डिपिक्ट करता हुआ, कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, राइट। तो इस कारण से बेंथम की थ्योरी ऐसी लगती है जैसे कि इंसान और पिग में कोई अंतर है ही नहीं। जैसे पिग के जीवन का बस एक ही मकसद है, खाओ पियो मौज करो गटर में लेटे रहो, इंसान भी वैसा ही है। बेंथम की थ्योरी में ऐसा दिखता है कि ह्यूमन इज अ प्लेजर सीकिंग मशीन, या ह्यूमंस आर नो डिफरेंट फ्रॉम अ पिग। जैसे पिग को चाहिए मौज मस्ती, खाना पीना मेटिंग, वैसे ही इंसान भी उसको सिर्फ चाहिए मौज मस्ती। तो ये आइडिया जो है, ये कई सारे थिंकर्स को अच्छी नहीं लगी, कि नहीं, इंसान का जीवन थोड़ा अलग है, इंसान को अपने जीवन से कुछ और चाहिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कठिन रास्ता अपनाते हैं, उनको मौज मस्ती अच्छी नहीं लगती, वो कठिन रास्ता अपनाते हैं, वो देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। जैसे मदर टेरेसा, अब हाउ डू यू एक्सप्लेन मदर टेरेसा फ्रॉम बेंथम्स फिलोसफी? वॉट सी लुकिंग फॉर प्लेजर इन हर एक्टिविटी, एंड इफ प्लेजर, देन बेंथम के हिसाब से सारे प्लेजर एक जैसे हैं। बट मदर टेरेसा जो काम कर रही थी, वो बेंथम के प्लेजर वाले फिलोसफी के हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो इस कारण से बेंथम की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया आज पिग्स फिलोसफी। बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते थे जेएस मिल, क्योंकि जेएस मिल उनके स्टूडेंट थे, और जेएस मिल नहीं चाहते थे कि यूटिलिटेरियनिज्म पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाए। तो इस कारण से जेएस मिल ने जीवन में अपना मकसद बनाया कि वो यूटिलिटेरियनिज्म को डिफेंड करेंगे, बट डिफेंड करने के लिए उसको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। और इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जेएस मिल ने? बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म में थोड़ा सा ग्रीक थिंकर्स जैसे कि प्लेटो और सोक्रेटिस का आइडियलिज्म भी मिला दिया। तो एक बार ब्रीफली अगर बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को हम ध्यान दें, रिकॉल करने की कोशिश करें, तो बेंथम क्या कहते थे कि हर एक एक्शन एक तरीके से पेन है, और उससे मिलने वाला आउटकम जो है वो प्लेजर है, और प्लेजर की क्वांटिटी पेन की क्वांटिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। द डिफरेंस ऑफ प्लेजर एंड पेन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ एनी एक्शन इज बेसिकली, कोई काम करने से फायदा है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर कमिंग फ्रॉम द आउटकम एंड पेन कमिंग फ्रॉम द एक्शन। और अगर ये यूटिलिटी पॉजिटिव है मतलब वो एक्शन जस्टिफाइड है, अगर वो यूटिलिटी नेगेटिव है मतलब वो एक्शन अनजस्टिफाइड है। यूटिलिटी नेगेटिव होने का मतलब पेन ज़्यादा है, प्लेजर कम आ रहा है। अब मिल बेंथम के आइडियाज को कैसे इंप्रूव करते हैं वो समझने के लिए बेंथम की बातों को क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेंथम के हिसाब से सारे प्लेजर एक जैसे हैं, ऑल प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली अलाइक, दे डिफर ओनली इन क्वांटिटी। आपको आइसक्रीम खाने में जो मजा आता है वही माता पिता की सेवा करने में भी मजा आता है, दोनों प्लेजर सेम है। अब अगर किसी में ज्यादा मजा आता है, बेंथम की बातों को समझने के लिए मैं इतना क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म को कहा ही जाता है क्रूड यूटिलिटेरियनिज्म। तो अगर माता पिता की सेवा करने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, 20 यूनिट मज़ा आ रहा है, और आइसक्रीम खा करके सिर्फ 10 यूनिट मज़ा आ रहा है, तो बेंथम के हिसाब से 2 आइसक्रीम खा लीजिए, आपको माता पिता की सेवा करने में जो मज़ा आता है उतना मज़ा आइसक्रीम खा करके 2 आइसक्रीम खा करके आ जाएगा। सो ऑल प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली अलाइक, क्वालिटी वाइज सब सेम है, अंतर है तो क्वांटिटी में। किसी में 10 यूनिट प्लेजर है, किसी में 20 यूनिट है, किसी में 30 यूनिट है।
वैसे ही ऑल ह्यूमंस आर ऑल्सो सिमिलर, ऑल ऑफ देम डिजायर प्लेजर। हर इंसान एक जैसा ही है, इंसानों में कोई अंतर नहीं होता है, सब एक जैसे हैं, सबको क्या चाहिए? प्लेजर। इसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे जेएस मिल, कहेंगे कि नहीं, देयर आर सम लोअर एंड हायर प्लेजर्स। हायर प्लेजर्स के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल हो सकता है हैप्पीनेस। जेएस मिल के लिए यह भी कहा जा सकता है कि जेएस मिल सेड दैट प्लेजर कुड बी qualitatively different also apart from being quantitatively different, qualitatively different also। जैसे आइसक्रीम खाना और माता पिता की सेवा करना, ये दोनों क्वालिटेटिवली अलग अलग हैं, इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। वन इज इंटेलेक्चुअल प्लेजर, हायर प्लेजर, यानी कि माता पिता की सेवा करने को मैं कह रहा हूँ, उसको कहा जा सकता है हैप्पीनेस। जैसे ब्लड डोनेट करने से भी आपको अच्छा लगता है, पिज्जा खा करके भी अच्छा लगता है, क्या दोनों अच्छा लगना एक ही जैसा है? जेएस मिल कहेंगे नो, एक है हायर इंटेलेक्चुअल और दूसरा है लोअर। तो हायर इंटेलेक्चुअल प्लेजर को कहा जाता है हैप्पीनेस एज पर जेएस मिल। साथ ही साथ जेएस मिल कहते हैं कि नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, सम ह्यूमन बींग्स आर लाइक पिग्स, दैट इज ट्रू, दैट मीन्स दे आर ओनली प्लेजर सीकिंग, बट देर आर ह्यूमन बींग्स हु आर ऑल्सो men of reason who want having higher pleasure, या दूसरे शब्दों में कहें तो हैप्पीनेस या इंटेलेक्चुअल प्लेजर। जैसे कुछ लोगों को बुक पढ़ के मजा आता है, ना कि शराब पी करके पार्टी करके, वो ऐसे लोग हैं जो मेन ऑफ रीजन हैं। तो नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम। इस तरीके से सबसे पहले जेएस मिल ने बेंथम के बेसिक आइडियाज में पहले बदलाव किए इन ऑर्डर टू रिवाइज हिज यूटिलिटेरियनिज्म। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जेएस मिल कहते हैं कि जैसे, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जेएस मिल ने नहीं दिया है, मैं दे रहा हूं समझाने के लिए, जेएस मिल के तरफ से आपको इनको समझना है। तो फॉर एग्जाम्पल, वॉचिंग ए माइंडलेस कॉमेडी मूवी या कॉमेडी शो एंड टीचिंग पुअर चिल्ड्रन फॉर फ्री, ये दो एक्शंस हैं। एक तरफ आप कोई बिना सर पैर की कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, कॉमेडी शो देख रहे हैं, दूसरे तरफ उस वक्त आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं फॉर फ्री। बेंथम कहेगा कि देखिए, दोनों एक्शंस मोरली इक्वल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन मोरली हाइयर है, कोई एक्शन मोरली लोअर है, सारे एक्शंस मोरली सेम ही हैं। अब आपको ये देखना है कि किस एक्शन से आपको ज़्यादा प्लेजर डिराइव हो रहा है। अगर आपको कॉमेडी शो देख करके ज़्यादा प्लेजर डिराइव हो रहा है तो यू मस्ट गो फॉर दैट कॉमेडी शो, यू मस्ट वॉच इट। अगर टीचिंग करके आपको ज़्यादा प्लेजर डिराइव हो रहा है तो आप वो कीजिए। इसमें अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं है कि ये एक्शन ज़्यादा अच्छा है, मोरली ज़्यादा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मिल कहते हैं कि नो, दीज एक्शंस आर नॉट कॉम्परेबल। वॉचिंग माइंडलेस कॉमेडी शो बुरा नहीं है, लेकिन टीचिंग पुअर चिल्ड्रन फॉर फ्री एक ज़्यादा अच्छा एक्शन है। इट इज़ अ मोरली सुपीरियर एक्शन। दैट इज़ वाई इफ़ यू डू दिस एक्शन, टीचिंग पुअर चिल्ड्रन फॉर फ्री, हो सकता है आपको थकावट हो, इट माइट बी टायरिंग, उतना आपको इंजॉयमेंट भी ना मिले, इमीडिएट इंजॉयमेंट, येट इट विल गिव यू हायर सेंस ऑफ प्लेजर, या दूसरे शब्दों में कहें तो हैप्पीनेस। और एक इंसान जो इस तरीके का होता है मैन ऑफ रीजन, चूंकि इंसान भी तो अलग अलग तरीके के हैं, तो जेएस मिल कहते हैं कि जो इस तरीके का इंसान है वो हमेशा ही ऐसे एक्शन को चुनेगा जिसमें हायर प्लेजर या हैप्पीनेस मिलता हो, इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलता हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में जेएस मिल कहते हैं इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पिग सैटिस्फाइड। ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड मतलब ऐसा इंसान जो मैन ऑफ रीजन है, उसको सोक्रेटस कह रहे हैं, सोक्रेटस जैसा इंसान जेएस मिल कहते हैं। वो क्या है कि बच्चों को पढ़ा रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, मदर टेरेसा जैसा इंसान। अब वो काम करते करते थका हुआ है, परेशान है, बट वो भी बेहतर है, उसका जीवन बेहतर है than that kind of person who only run after fulfillment of appetite, pleasure seeking tendencies, lower pleasures. These kind of people are like pigs. तो जेएस मिल कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पिग सैटिस्फाइड। यहाँ पे पिग लिटरल सेंस में पिग नहीं है, इंसान रूपी पिग जो सिर्फ प्लेजर के पीछे, लोअर प्लेजर के पीछे भागता है। उससे बेहतर है कि आप वाकई तौर पे इंसान बने, रीजन वाले इंसान बने जो हायर प्लेजर को सीख कर रहा है, बिकॉज हायर प्लेजर उसका क्वालिटी ही अलग है। जैसे
पिज्जा खाने को, आइसक्रीम खाने को आप माता पिता की सेवा करने से कंपेयर ही नहीं कर सकते, ब्लड डोनेट करने से कंपेयर ही नहीं कर सकते, गरीब बच्चों को पढ़ाने से उस एक्शन को कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब इन एक्शंस में आपको तकलीफ होगी, ब्लड डोनेट करने में, गरीबों की सेवा करने में, माता पिता की सेवा करने में तकलीफ होगी, बट फिर भी वो तकलीफ उठाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका नेचर ही अलग है, वो फीलिंग एक अलग आएगी। शारीरिक रूप से तकलीफ होगी बट मानसिक तौर पे आपको आनंद मिलेगा, ये कह रहे हैं जेएस मिल। और इस तरीके से उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा रिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि नो, नॉट ऑल एक्शंस आर मोरली इक्वल, सम एक्शंस आर मोरली हायर। उन एक्शंस को परफॉर्म करने से हमें हायर लेवल का प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। और जो लोग मैन ऑफ रीजन होते हैं वो उस तरीके के हायर प्लेजर के पीछे जाते हैं। एंड इट इज ऑलवेज गुड, आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। सो पिज्जा खा करके भी मजा आ रहा है और आपको पिज्जा खा के ही मजा आ रहा है और गरीबों की सेवा करना वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो यू आर हैविंग ए पिग काइंड ऑफ टेंडेंसी। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लेजर को थोड़ा अवॉइड करेंगे, पिज्जा पार्टी के पैसे बचा कर ये गरीबों की सेवा कर देंगे। सो दे आर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड, परेशान हैं, हताश हैं, काम कर कर के थके हुए हैं, येट दे आर बेटर देन दोज ह्यूमंस हु आर पिग लाइक एंड हैविंग वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। गटर में लेटा हुआ है मजे में, ऐसे पिग रूपी इंसान से अच्छा है कि आप वाकई तौर पे इंसान बने जो हायर प्लेजर के पीछे जाता है। तो जेरेमी बेंथम और जेएस मिल के यूटिलिटेरियनिज्म में मेन अंतर ये हुआ कि बेंथम के हिसाब से यूटिलिटी इज ओनली इन फॉर्म ऑफ प्लेजर, जबकि जेएस मिल के हिसाब से यूटिलिटी इज बोथ प्लेजर एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब हायर प्लेजर। तो आप जो एक्शन करते हैं उस एक्शन से होने वाला जो आउटकम है, वो आउटकम या तो आपको प्लेजर दे या हैप्पीनेस दे, दोनों ही आपको कंसीडर करना है। तो मिल के हिसाब से दिस आउटकम विल आइदर गिव यू प्लेजर और हैप्पीनेस, एंड दिस आउटकम में से आपको जो प्लेजर या हैप्पीनेस उसमें से अपने पेन को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सी यूटिलिटी। सो यूटिलिटी एज पर जेएस मिल इंक्लूड्स बोथ प्लेजर एज वेल एज हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस ला करके जेएस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को थोड़ा रिवाइव कर दिया। जो जेएस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को चेंज किया, जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी एकदम क्रूड थी, सीधा सीधा, जेएस मिल ने उसको थोड़ा सा रिफाइंड कर दिया। अब इम्प्लीकेशन क्या होगा मिल के यूटिलिटेरियनिज्म का, क्या उसका आउटकम होगा? जो बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म में फिलोसफिक कैलकुलस था, यानी कि सीधा सीधा मैथमेटिक्स जैसा उनका यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल था, वो अब खत्म हो जाएगा। इसी आई होप आप याद कर पा रहे होंगे कि बेंथम का लक्ष्य क्या था। बेंथम चाहते थे कि मोरल फिलॉसफी को भी वो एकदम साइंस की तरह मेजरेबल, क्वांटिफाइबल बना पाए। जैसे फिजिक्स होता है वैसे ही वो एथिक्स को बना दें कि एथिक्स की दुनिया में भी एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे फैसला लिया जा सके कि कौन से एक्शन एथिकल है, कौन से एक्शन अनएथिकल है। इसी कारण से उन्होंने दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफिक कैलकुलस। एग्जाम्पल आई होप आपको याद आ रहा होगा, बेंथम को पढ़ते टाइम में हमने देखा था फिलोसफिक कैलकुलस, प्लेन मैथमेटिक्स इन ऑर्डर टू डिफाइन वेदर एन एक्शन इज एथिकल और अनएथिकल। मान लीजिए कि कोई पब्लिक पार्क बनाया जाना है, तो उस पब्लिक पार्क को बनाने के दौरान कुछ लोगों का घर जो है इविक्ट कराना पड़ेगा। जब पब्लिक पार्क बनाया जाएगा तो थोड़ा नॉइज होगा, उस कारण से कई सारे लोगों को थोड़ा पेन होगा। बट मान लीजिए कि कलेक्टिव पेन हो रहा है 20 यूनिट का, ये जो पेन हो रहा है वो 20 यूनिट का हो रहा है। बट एक बार जब पार्क बन गया तो उससे में बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज वॉक कर पा रही हैं, क्लीन एयर मिल रही है सराउंडिंग को, तो उस कारण से जो प्लेजर आ रहा है, जो आउटकम है वो है 120 यूनिट का। तो इस केस में यूटिलिटी विल बी ऑफ 100 यूनिट, प्लेजर माइनस पेन 120 माइनस 20, तो यूटिलिटी इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई दिस एक्शन इज जस्टिफाइड। इस तरीके का प्लेन कैलकुलस सजेस्ट करते हैं बेंथम अपने यूटिलिटेरियनिज्म में। बट जैसे ही हम लोग ये कह दें जो जेएस मिल कह रहे हैं कि नॉट ऑल प्लेजर्स आर सिमिलर एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी
काउंटेड टुगेदर, उन सबको जोड़ करके एक साथ नहीं देखा जा सकता है। देखिए, क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। बेंथम इसीलिए चाहते थे कि हर तरीके की हैप्पीनेस एक जैसी हो, हर तरीके का पेन एक जैसा हो, या बेंथम चाहते थे कि हर तरीके का प्लेजर एक जैसा माना जाए, ताकि उनको एक साथ जोड़ा जा सके। प्लेजर और पेन भी एक जैसे ही हो क्वालिटेटिवली, बस अपोजिट डायरेक्शन में हो, ताकि उनको जोड़ा जा सके और एक फिलोसफिक कैलकुलस हो पाए। अब यहाँ पे कोई इंसान ऐसा कह दे कि नहीं सर, आप ऐसे कैसे, मेरी ये खानदानी ज़मीन है, मैं यहाँ बचपन से पला बड़ा हूँ, मेरा इस ज़मीन से इमोशनल कनेक्ट है, आप मेरे दुख दर्द को यूनिट में कैसे जोड़ सकते हैं, ये दर्द अलग है। अब अगर ऐसा कर दिया गया कि ये क्वालिटी वाइज ही एक अलग पेन है, तब तो कोई फैसला हो ही नहीं पाएगा। तो बेंथम के फिलोसफिक कैलकुलस का एंड हो जाता है इन J.S. Mill, when J.S. Mill says that different kinds of pleasure and different kinds of pain are qualitatively different, not just quantitatively but also qualitatively different. मैंने बेंथम के क्लास के दौरान भी आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई ब्रिज कोलैप्स हो जाता है जिसमें किसी इंसान की डेथ हो जाती है। अब सरकार उस इंसान का जीवन वापस तो नहीं दे सकती, तो सरकार क्या कर सकती है, मैक्सिमम कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसा देती है। 1 करोड़ रुपए परिवारजनों को दिया गया, क्योंकि परिवारजनों को उस इंसान के मरने के कारण जो दुख हुआ है, जो पेन हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए 1 करोड़ रुपए दे करके प्लेजर दिया, ताकि मामला जो है बैलेंस हो जाए। अब यही एक प्रैक्टिकल तरीका है। अब परिवार वाले कहें कि नहीं, आप ऐसे कैसे मरने वाले इंसान के जीवन को पैसे से कंपेयर कर सकते, तो द मोमेंट यू विल से कि नो, दीज थिंग्स आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, देयर विल बी एंड ऑफ फिलोसफिक कैलकुलस। अब लॉजिकली मिल बेहतर लगते हैं, लॉजिकल लगते हैं, बट फिर उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा सबड्यू हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और बेंथम जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेजर, एंड ऑफ फिलोसफिक कैलकुलस, सेफ फ्रॉम साइंटिफिक प्रिसीजन जो देखने को मिलता है बेंथम में, टू एथिकल जजमेंट। बेंथम का एम क्या था कि मोरालिटी एंड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को एकदम नेचुरल साइंस बना दिया जाए। रोड बनाना है कि नहीं बनाना है, ब्रिजेज बनाने कि नहीं बनाने, उसके लिए इतने घर को इवैक्यूएट करना होगा, इतने लोग को हैप्पीनेस मिलेगी। तो बेंथम का लक्ष्य था कि पॉलिसी मेकिंग जब करती है सरकार, तो उसको जो भी फैसले लेने होते हैं, उसमें जो एथिकल आइडियाज हैं उसको भी एकदम मैथमेटिक्स के तौर पे देखा जा सके। तो ही वांटेड टू डेवलप पॉलिसी मेकिंग एंड मोरालिटी एज ए नेचुरल साइंस। जबकि मिल ने क्या किया, ही सेड दैट मोरालिटी कैन नॉट बी रिड्यूस टू नंबर्स। तो मिल की बातें सच्ची तो हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में थोड़ा सा वो कम सिग्निफिकेंस रहेगा। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, बेंथम का जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, जिसका डिक्टम है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, इट स्टिल इज यूज्ड एज ए कोर प्रिंसिपल फॉर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। अब रोड बनाना है तो सरकार देखती है कि कितने लोगों का घर खाली कराना होगा, तो बोले 100 लोगों का। फायदा कितने लोगों होगा, 10,000 लोगों को। बोले बेंथम के आइडियाज के हिसाब से इट इज जस्टिफाइड, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, बना दो रोड, अक्वायर करो जमीनों को। अब जो लोग ना माने उनको कंपनसेशन दो। कंपनसेशन भी क्यों दिया जाता है, ताकि जमीन खाली कराने के लिए उनको जो पेन हुआ, अब पैसा देकर के उसको कंपनसेट कर दिया जाए। फिर भी ना करे तो थोड़ा जबरदस्ती करो, लेकिन खाली कराओ। सो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में आज भी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक है या एप्लीकेबल है, जबकि मिल का यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये ज़्यादा हमें एप्लीकेबल दिखता है इन आवर पर्सनल लाइफ। इट टेल्स अस हाउ ह्यूमन कंडक्ट शुड बी। तो दोनों यूटिलिटेरियनिज्म आज के टाइम में भी सिग्निफिकेंट हैं प्रैक्टिकली। बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है, इट इज स्टिल मोर रेलेवेंट इन एरियाज ऑफ पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, जबकि J.S. मिल का जो यूटिलिटेरियनिज्म है, इट इज मोर एप्लीकेबल या मोर relevant in personal life, how our personal conduct should be. In our personal life, we should not act like a pig. We should not act like a man who runs after appetite. We should act as men of reason. We should not be a pig, rather we should be a human. We should not be fool, we should be Socratic. तो पर्सनल लाइफ में मिल का यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो हमें
एक सजेशन देता है कि हाउ वी नीड टू चूज आवर पाथ, जबकि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में आज भी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म, उसका फिलोसॉफिक कैलकुलस एज वेल एज द डिक्टम ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज वेरी वेरी रिलेवेंट। अब क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म देखते हैं। मिल का जो यूटिलिटेरिज्म का प्रिंसिपल है उसको क्रिटिक्स कहते हैं कि मिल हैज डिस्ट्रॉयड यूटिलिटेरियनिज्म बाय अबैंडनिंग मेजरमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी, जो बेंथम की थ्योरी में देखने को मिलता है। इसीलिए समटाइम्स मिल के लिए कहा जाता है कि मिल इज अ पीटर हु डिनाइड हिज ओन मास्टर। मैंने लास्ट वीडियो में बस ऐसे ही कैजुअल सेंस में बोल दिया था, दैट वाज अ मिस्टेक, कि पीटर हु डिनाइड हिज ओन मास्टर का जो मीनिंग था, पीटर हु डिनाइड हिज ओन मास्टर किस सेंस में कहा जाता है। देखिए, बाइबल में कहा गया है कि देयर वाज अ डिसाइपल ऑफ जीसस, इसका नाम था साइमन पीटर। उन्होंने जीसस को पहचानने से इनकार कर दिया जब उन्होंने देखा कि जीसस हैज बीन अरेस्टेड। तो पीटर को डर हुआ कि अब लोग उनको भी पकड़ लेंगे, तो पीटर रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई जीसस। तो उस केस में कहा जाता है, उस सेंस में कहा जाता है कि पीटर हु वाज डिसाइपल ऑफ जीसस डिनाइड हिज ओन मास्टर, और अपने मास्टर को पहचानने से इनकार कर दिया। तो ऐसा ही कुछ है, इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जेएस मिल वो पीटर है जिसने अपने मास्टर बेंथम को डिनाई कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया, बोले इसकी फिलॉसफी बेकार है, मैं आपको दे रहा हूं फिलॉसफी। तो उस सेंस में बेंथम के लिए मिल के लिए कहा जाता है कि वह पीटर हु डिनाइड हिज ओन मास्टर। लेकिन जब हम मिल के यूटिलिटेरियनिज्म को ध्यान से देखते हैं तो उनके सपोर्टर्स कहेंगे कि लुक, मिल ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है यूटिलिटेरियनिज्म को, रादर रेस्क्यू किया है, बचाया है फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज्ड, मजाक का पात्र बनने से बचाया है। उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को क्रूड, एकदम हेडोनिस्टिक मतलब प्लेजर सीकिंग एंड मैकेनिकल होने से बचाया है, उसको मोरली रिच बनाया है, सोशली एक्सेप्टेबल बनाया एंड फिलोसॉफिकली डिफेंसिबल या जस्टिफाइबल बनाया है। अदरवाइज जो बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म है वो बड़ा अजीब लगती है। प्लेइंग पुष्पिन एंड पोएट्री सेम कह देते हैं वो, आइसक्रीम खाना, माता पिता की सेवा करना टेक्निकली एक जैसा हो जाता है। तो फिलोसॉफिकली वो इनडिफेंसिबल लगता है बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म, जबकि मिल यूटिलिटेरियनिज्म को फिलोसॉफिकली डिफेंसिबल बनाते हैं। इसलिए मिल के लिए कहा जा सकता है कि मिल डज नॉट डिस्ट्रॉय यूटिलिटेरियनिज्म, रादर ही ह्यूमनाइजेस इट एंड मेक इट एथिकली डीपर एंड सोशली मोर एक्सेप्टेबल। और दोनों का अपना अलग अलग एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। बेंथम का एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आज भी है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, जबकि मिल का जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो कॉमन, वो हमारे डे टू डे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वो ज़्यादा जस्टिफाइबल है। तो एथिक्स की दुनिया में मिल का यूटिलिटेरियनिज्म ज़्यादा रेलेवेंट है, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे। पॉलिसी मेकिंग में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म ज़्यादा रेलेवेंट है। अब जेएस मिल हैज ऑल्सो टॉक्ड ऑन लिबर्टी। जेएस मिल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। ये बुक रिलीज हुई थी 1859 में। दिस वाज फर्स्ट सिस्टमेटिक बुक which has given argument in defense of liberty in political theory। एकदम आराम से समझिए। देखिए, लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का यहां मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन आवर ओन लाइफ। याद कीजिए, जो पहला लिबरल थिंकर है जिसको कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, वो कौन है? वो है जॉन लॉक। वो क्या कहता है कि स्टेट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इफ इट इज इंटरफेयरिंग इन आवर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इनफैक्ट स्टेट का काम ही है टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसके अलावा स्टेट कुछ और काम ना करे। तो जो लिबरल थिंकर्स होते हैं, लिबरल्स, उनको क्यों कहा जाता है लिबरल्स? क्योंकि दे एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल की लिबर्टी अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द स्टेट। So liberal thinkers always will emphasize on maximum individual liberty
एंड मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस। और लिबरलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म की नींव रखते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की नींव रखते हैं जॉन लॉक। वो कहते हैं कि दीज आर नेचुरल राइट्स, इवन स्टेट बनने से पहले भी अधिकार हमारे पास थे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के। एंड स्टेट उसकी जिम्मेदारी है तीनों राइट्स प्रोटेक्ट करे, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो जॉन लॉक जब तक कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, तब तक तो वो लिबरल थिंकर लगते हैं पूरी तरीके से। लेकिन फिर इन तीनों राइट्स में से वो सबसे ज्यादा इंफेसाइज करते हैं प्रॉपर्टी के राइट के ऊपर। ही ओवर इंफेसाइजेज ऑन राइट टू प्रॉपर्टी। इनफैक्ट वो ये कह बैठते हैं कि द सोल पर्पस फॉर विथ कॉमनवेल्थ हैज बीन क्रिएटेड बाय पीपल इन द सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, एंड दैट इज वाई धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि ही इज एक्चुअली एन एजेंट ऑफ द बोर्जुआ क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास। ही इज नोन एज बोर्जुआ एपोलॉजिस्ट, बोर्जुआ लोगों के बिहाफ पे बोल रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म की इन्होंने नींव रखी, एंड ही हैज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ स्टेट, कि स्टेट होना चाहिए, बट स्टेट एकदम लिमिटेड तरीके से होना चाहिए, स्टेट का एक लिमिटेड काम होना चाहिए। उनके थ्योरी में हमको देखने को मिलता है नो लॉ नो लिबर्टी, ये कोट आई होप आपको याद होगा। तो ही हैज बेसिकली जस्टिफाइड द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो हमारे नेचुरल राइट्स को इंफ्रिंज करे या नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो। तो जॉन लॉक हैज टॉक्ड अबाउट मिनिमल स्टेट, that is why John Locke is considered as father of classical liberalism. Liberals, especially classical liberals, they consider state as necessary evil. Necessary because state prevents chaos, conflict, but evil because state has power, so there is always a threat that state may infringe individuals' liberty. इस पे हम और आगे देखेंगे, बट क्लासिकल लिबरलिज्म जिसकी नींव रखते हैं जॉन लॉक, वो लिबर्टी की बात करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात करते करते फिर प्रॉपर्टी पे ज्यादा इंफेसाइज करने लगते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के क्लासिकल लिबरलिज्म से दो ट्रेंड इमर्ज होकर के आएगा। एक ट्रेंड है बेंथम का लिबरल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, वो यूटिलिटी पे फोकस करेंगे, पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, वो बात करेंगे। और दूसरा ट्रेंड है मिल का। तो जब क्लासिकल लिबरलिज्म से एक ट्रेंड निकल करके आया बेंथम वाला, जिसको कहा जाता है यूटिलिटेरियन ट्रेंड, और दूसरा ट्रेंड है जो मिल लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसको कहा जाता है लिबर्टेरियन ट्रेंड। मिल ऑल्सो बिलीव्स इन थ्री राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बट इन तीनों राइट्स में से मिल गिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंस टू लिबर्टी। ही सेज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट लिबर्टी। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जॉन लॉक और मिल में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है। मिल ब्रिंग्स शिफ्ट इन लिबरलिज्म। जॉन लॉक में आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पे ओवर एम्फेसिस, जबकि मिल की थ्योरी में आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी पे एम्फेसिस, लिबर्टी पे। इसीलिए बाद के एक पॉजिटिव लिबरल थिंकर हैं या मॉडर्न लिबरल थिंकर हैं हारोल्ड जे लास्की, वो कहते हैं कि इफ एनीवन इज लिबरल इट इज मिल। मिल का जो कोर आइडिया है लिबर्टी का वो क्या है? वो कहते हैं कि देखिए, स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशन ऑफ लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। इन अपने सिटीजन्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आज़ादी दे पाएं, वो आपका लक्ष्य है। तो आपको समझ आ रहा होगा, लॉक ने इस पे इंफेसाइज किया प्रॉपर्टी पे, मिल इंफेसाइज कर रहे हैं लिबर्टी पे। मिल कहते हैं कि स्टेट का काम ही है इंडिविजुअल्स को ज़्यादा ज़्यादा लिबर्टी प्रोवाइड करे। मिल कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज सोवरेन ओवर हिज बॉडी, माइंड एंड चॉइसेस। हमारे शरीर पे, हमारे मन पे हमारा पूरा पूरा अधिकार है, इसीलिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मिल कहते हैं कि लिबर्टी इज ए पब्लिक गुड। पब्लिक गुड क्या होता है? देखिए, एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटी, एनीथिंग विच इज equally shared by all members of the society and used by one member of the society does not diminish its availability for other members। ऐसी चीजों को कहा जाता है पब्लिक गुड। लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, ये सब क्या है? पब्लिक गुड। तीनों क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है। इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, इट्स बेनिफिट्स आर शेयर बाय ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड यूज बाय वन डज नॉट डिमिनिश इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड।
मिल कहते हैं कि लिबर्टी इज ऑल्सो अ पब्लिक गुड विच इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी वेलबींग। बट मिल या साथ में ये भी कहते हैं कि लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस। लिबर्टी डज नॉट मीन यू हैव फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी और लाइसेंस के बीच का अंतर जॉन लॉक ने भी किया था, याद है? जॉन लॉक का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यू हैव लिबर्टी टू ड्राइव अ कार बट यू डू नॉट हैव लिबर्टी टू ड्राइव कार ऑन रॉन्ग साइड, बिकॉज उससे एक्सीडेंट हो सकता है और उससे दूसरों की राइट टू लाइफ थ्रेटन हो सकती है। तो ऐसी ही बात कुछ कह रहे हैं मिल भी कि लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस। लाइसेंस मतलब यू गो अगेंस्ट रीजन इन ऑर्डर टू एंजॉय योर लिबर्टी। अरे मैं तो एक हाथ से गाड़ी चलाऊंगा, मैं सिग्नल ब्रेक करूंगा, ये फिर लिबर्टी नहीं है। यू आर गोइंग अगेंस्ट रीजनिंग, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचुरल लॉ, and in that case this kind of activities will not be called liberty, rather it will be called license. और जेएस मिल कहते हैं कि लाइसेंस कैन नॉट बी परमिटेड बिकॉज इट विल इन्फ्रिंज ऑन द लिबर्टी ऑफ अदर्स। तो हाउ टू इंश्योर दैट पीपल इंजॉय मैक्सिमम लिबर्टी बट देयर डिजायर टू इंजॉय लिबर्टी डज नॉट टर्न इनटू लाइसेंस? इसके लिए जेएस मिल देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल। जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल कहता है कि देखिए, इंसानों के जो एक्शंस हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, ऐसे एक्शन जिससे सिर्फ उसके जीवन पे असर पड़ रहा है, ऐसे एक्शंस में उसको कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, जिसमें उसके एक्शन से दूसरों के जीवन पे भी असर पड़ रहा है, दूसरों की लिबर्टी भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ऐसे एक्शंस में थोड़ा सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। यू आर हार्मिंग लाइफ ऑफ अदर्स, वहां पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कोट है मिल का कि ओवर हिमसेल्फ हिज बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। अपने ऊपर जो करना है करो, सिगरेट पीना है सिगरेट पियो, शराब पीना है शराब पियो, अपने को जो नुकसान करना है करो, बट दूसरे को नुकसान नहीं करना। पैसिव स्मोकिंग मत करवाना, नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक मत करो। स्मोक के लिए रिकॉग्नाइज जगह है, वहां जाकर के स्मोक करो, अपने फेवरेट सराव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो स्मोकिंग एरिया में जाकर के स्मोक करके दूसरों को पैसिव स्मोकर मत बनाओ। तो कोर आइडिया ये है हार्म प्रिंसिपल का, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हार्म अदर्स। सेल्फ हार्म या मोरल रॉन्ग्स आर नॉट इनफ फॉर स्टेट इंटरफेरेंस। स्टेट इस ग्राउंड पे आपके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। नो, स्टेट विल नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्ट इन दीज एरियाज। स्टेट विल रिस्ट्रिक्ट योर ओनली दोज एक्शंस विच विल इम्पैक्ट लाइफ ऑफ अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में। तो मिल के आइडिया में, मिल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल है, वहां पे हमें रिजेक्शन ऑफ पैटर्नलिज्म भी देखने को मिलता है। पैटर्नलिज्म मतलब फादर लाइक टेंडेंसी ऑफ द स्टेट। स्टेट और एनी सच अथॉरिटीज शुड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। इट शुड नॉट एक्ट एज अ फादर कि नहीं तुम शराब नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। नो, इट इज मैटर ऑफ आवर चॉइस एंड दैट इज वाई अक्सर आप लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर अगर सरकार नहीं चाहती कि लोग सिगरेट पिए तो वो स्टैट्यूटरी वार्निंग क्यों देती है, बैन क्यों नहीं कर देती? सरकार नहीं चाहती कि लोग शराब पिए तो वार्निंग क्यों देती है, बैन क्यों नहीं कर देती? तो इसमें एक मिल का आइडिया भी, जेएस मिल का आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ पैटर्नलिज्म लाया जा सकता है कि स्टेट कैन नॉट एक्ट लाइक फादर बिकॉज दैट विल be considered as infringement of our liberty. So state can at max give us advice, suggestion, but it should not act as a father. So Mill supports this idea and he has given the concept of rejection of paternalism. Mill का जो harm principle है, self regarding action में there should be complete freedom, but others regarding action में there should be reasonable restriction. It is seen in our constitution as well, जहाँ पे some reasonable restrictions have been imposed on fundamental rights. वही reasonable restrictions दिए हैं जहाँ पे दूसरों के जीवन में भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब मिल का ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, आखिर मिल को क्यों कहा गया है, मिल को क्यों कहते हैं प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, और कौन कहता है प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, अब वो देखते हैं। तो मिल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर हैं कौन? तो ही इज अ मॉडर्न लिबरल थिंकर. He believes in positive liberty. He believes that the state should involve in welfare activity. तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि लिबरलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड as supporter of negative liberty.
उसी को कहा जाता है क्लासिकल लिबरलिज्म। निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में मेन अंतर क्या है? निगेटिव लिबर्टी मतलब द स्टेट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम, बट पॉजिटिव लिबरल थिंकर्स कहते हैं कि मियरली नॉट रिस्ट्रिक्टिंग आवर फ्रीडम इज नॉट इनफ, स्टेट ऑल्सो मस्ट एक्ट एज एन इनेबलर। याद है मैंने आपको निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का अंतर बताते हुए कहा था कि स्टेट कहे कि आपको स्कूल जाने का हक है, ये हो गया निगेटिव लिबर्टी, और स्टेट आपको स्कूल बना करके दे और स्कूल में आप पढ़ें, स्कूल अफोर्डेबल हो आपके लिए, आप जा पाए वहां पे, फीस का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तब कहा जाएगा कि स्टेट आपको पॉजिटिव लिबर्टी दे रहा है, इट इज मेकिंग यू कैपेबल। तो पॉजिटिव लिबर्टी वेयर स्टेट एक्ट्स एज इनेबलर, नेगेटिव लिबर्टी वेयर स्टेट डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन यू बियॉन्ड फ्यू एरियाज। तो हॉब्स कहते हैं कि स्टेट विल पुट रिस्ट्रिक्शन ओनली टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ ऑफ अदर्स, लॉक कहते हैं स्टेट विल पुट रिस्ट्रिक्शन ओनली टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी टू अदर्स। सो दैट इज व्हाई दीज आर थिंकर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म या नेगेटिव लिबर्टी। बट धीरे धीरे क्रिटिक्स आए जिन्होंने कहा कि क्लासिकल लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी इज नॉट इनफ, स्टेट मस्ट एक्ट एज एन इनेबलर। तो क्लासिकल या नेगेटिव लिबरल थिंकर्स कहते थे कि स्टेट इज नेसेसरी evil, necessary because it is needed to prevent chaos, but it is evil because it has power to restrict individuals liberty। but धीरे धीरे फिर पॉजिटिव लिबरल्स का राइज हुआ, क्योंकि ये क्लासिकल लिबरल्स या नेगेटिव लिबरल्स के साथ जब यूटिलिटेरियन थिंकर्स मिल जाएंगे, जब कैपिटलिस्ट थिंकर्स लाइक एडम स्मिथ मिल जाएंगे, तो आएगा सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो फिर इनके अगेंस्ट एक नया ट्रेंड खड़ा हो जाएगा, मार्क्स वाला साइंटिफिक सोशलिज्म। और फिर जो लोग लिबरल थिंकर्स हैं वो क्लासिकल लिबरलिज्म में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, एंड देन दे विल ब्रिंग सम फंडामेंटल चेंजेस इन आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। वैसे थिंकर्स को कहा गया है पॉजिटिव या मॉडर्न लिबरल्स। इसके थिंकर हैं ग्रीन, लास्की, केनीस, अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, एंड दे से कि स्टेट इज नेसेसरी एंड पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट नॉट इविल। इसी ट्रेंड को बिलोंग करते थे अर्नेस्ट बार्कर, एंड दैट इज व्हाई ही सेज कि जेएस मिल के थ्योरीज में लिबर्टी है कहाँ? जेएस मिल has talked about negative liberty only, and negative liberty in itself is nothing unless the state plays role of enabler. So in that sense, Ernest Barker says that Mill is prophet of empty liberty. Mill के थ्योरी में state is merely not interfering in individual's liberty, but Barker कहते हैं this is not enough, state needs to do welfare of the poor. प्लस बार्कर ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जो मिल का डिस्टिंक्शन है ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, ये डिस्टिंक्शन भी नॉन साइंटिफिक है। कोई भी एक्शन को क्लेम किया जा सकता है कि इट इज अदर्स रिगार्डिंग। आप शराब पी रहे हैं, अकेले में बैठ के शराब पी रहे हैं, जिससे आप अपने सेहत को खराब कर रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि अगर आप शराब पी करके मर गए तो आपके परिवार वालों को नुकसान होगा, इसीलिए इट इज नॉट सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, इट इज अदर्स रिगार्डिंग एक्शन ऑल्सो। सो दिस सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन का जो क्लासिफिकेशन, इट इज नॉट वेरी साइंटिफिक, and it provides enough scope for the state to interfere directly or indirectly। state में interfere कि state can prove any action as others regarding action। इसी कारण से मिल को बार्कर क्रिटिसाइज करते हुए कहते कि अरे इज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, इसकी लिबर्टी में कोई दम है नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो मिल ऐसे टाइम को बिलोंग करते थे जब क्लासिकल लिबरलिज्म वाज अंडर फायर, वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, बट मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट वाज येट नॉट डेवलप्ड। मिल वाज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स, एंड दैट इज व्हाई हमें यह कहना चाहिए कि मिल वाज नॉट प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, रादर ही deepened, developed classical liberalism and he laid path for positive या modern liberalism. But since he was standing at the crossroad, he could not completely give rise to positive या modern liberalism. He was at the crossroads. So liberalism को deeper बनाया इन्होंने classical liberalism को, और modern liberalism के लिए उन्होंने path lay down किया। That is all for today. फिर हम लोग next video में इसके आगे चलेंगे।